हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर एक्सप्लेनर पे। तो अब हम बात करेंगे प्रोनाउन के और कुछ रूल के बारे में। तो रूल नंबर 6 हमारा कहता है यदि किसी वाक्य के वर्ब, और ये वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब टू बी। तो ये वर्ब टू बी क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। तो हमारा नियम क्या कहता है कि किसी वाक्य के टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। वह हमेशा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। पहले इस रूल को अच्छे से समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे इट इज मी, तो ये मी क्या है, मी है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और बेहतर समझते हैं, जैसे लिखा है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर का यह है कि अगर किसी वर्ब टू बी का, वर्ब टू बी में इज, एम, आर, वाज और वर आया है, इज, एम, आर, वाज और वर्ब को हम क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन है तो वह हमेशा किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो मी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्टिव केस में। अगर हम इसके सब्जेक्टिव केस की बात करें तो हो जाएगा इट इज आई हु हेल्प यू। इट इज आई हु हेल्प्ड यू, ठीक है ना। इट इज आई हु हेल्प्ड यू। कुछ और एग्जांपल से, इट इज मी हु डिड इट, यह मैं हूं जिसने यह किया। तो अभी अभी हमने बात किया कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब टू बी आया है और उसका कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, ये मी प्रोनाउन ही तो है, उसका कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है, तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज आई हु डिड इट, यह मैं हूं जिसने यह काम किया। इट इज मी, फिर से यही आया है, इट इज मी। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज आई हु कैन हेल्प यू। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला रूल। तो हमारा अगला नियम कहता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन, खूब ध्यान से देखिएगा, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो क्रिया या वर्ब हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आती है। अब ये क्या बात हुई, रिलेटिव प्रोनाउन पहले देखते हैं। हमने बात किया था जब हम इसकी पहचान, जब हम इसके टाइप पढ़ रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी भी प्रोनाउन की जगह पर आकर क्या करता है, वो उसकी इज आई। ये तो अभी हमने बात किया कि इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। देखिए ये रहा हु, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, ये आया है आई के लिए। तो इसमें कह रहा है कि ये जो वर्ब आएगा, ये जो वर्ब आएगी किसके आएगी, कि अपने रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट, ये रिलेटिव प्रोनाउन रहा और इसके एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि वर्ब का सब्जेक्ट हो, यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो, भाई ये सब्जेक्ट ही तो है इसका, ये हु देखिए ये किसका सब्जेक्ट है, इज का ये सब्जेक्ट है। तो क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना। तो ये जो इज है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आई के अकॉर्डिंग आएगी। क्यों, क्योंकि ये हु किसके लिए आया है, ये आई के लिए है। तो आई के लिए जब आया है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ठीक है ना। वही नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बॉयज। खूब ध्यान से देखिएगा, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज स्टोलन द बुक्स। तो देखिए ये हु किसके लिए आया है, ये बॉयज के लिए आया है। अब बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए हैव। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे अगले नियम को।
चलो, अब हमारा अगला नियम क्या होगा, यूज ऑफ हु के बारे में हम जानते हैं, जब हु यूज होगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हम सभी जानते हैं कि हु को हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और WH फैमिली में सिर्फ हु ही एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और जब हु सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो याद रखिए कि जो भी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा और उसका पजेसिव केस भी होगा। तो हु यहां पे किसकी तरह हमेशा यूज होता है, सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। और ये हमेशा फॉर पर्सन, हमेशा ही जीवित लोगों के लिए, या इस पे हम लिख सकते हैं लिविंग पर्सन, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनके लिए यूज होता है। आइए हम जानते हैं कुछ एग्जांपल। द बॉय, अच्छा एक चीज ये भी जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जहां भी यूज होते हैं उनके पहले जो भी नाउन आएगा उसके पहले आपको द लगाना होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, यूज करते हैं, तब हम उसके बारे में हमें उसके बारे में वो निश्चित रहता है। जैसे द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास, वह लड़का जो कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है, मेरी कक्षा में, मेरी क्लास में वो पढ़ता है। इसका मतलब कि ये जो हु आया है किसके लिए आया है, द बॉय के लिए। और द बॉय के लिए जो स्पीकर है, जो ये सेंटेंस लिख रहा है, जो सेंटेंस कह रहा है, उस लड़के के बारे में वो जानता है। और हम ये भी जानते हैं कि द हम कहां लगाते हैं, द हम डेफिनेट आर्टिकल है और ये वहां लगता है जो बिल्कुल निश्चित होते हैं। मतलब ये लड़का स्पीकर जानता है, मतलब स्पीकर इस लड़के को जानता है। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का जो कोने में बैठा हुआ है वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए हु किसके लिए आया, ये बॉय के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने इसके पिछले वाले रूल में बात किया था कि ये जो वर्ब आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, बॉय के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ब आता है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब इसके पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है हमारा, ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। अभी हमने बात किया कि नाउन के आगे हम क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, जो भी होता है। लेकिन ये तो नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन, और प्रोनाउन के आगे हम द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहां पे द का यूज नहीं हुआ है। तो क्या कह रहा है कि ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वह जो रोज सुबह सुबह टहलते हैं, गेट्स एनर्जी, उनको क्या मिलती है, उनको मिलती है एनर्जी। आइए अब हम बात करते हैं होम के बारे में। तो अब हम बात करेंगे होम के बारे में। देखिए अभी हमने बात किया हु के बारे में और फिर अब हम बात कर रहे हैं हुम के बारे में। इसको हम सीक्वेंस से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हुम यूज होगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। एक चीज इसमें मिस हो गया, हु का मतलब हो जाएगा किसने, अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें, किसने या जिसने, किसने या जिसने, ठीक है ना। अच्छा होम के बारे में किसको या जिसको, ठीक है ना। चलो होम कैसे यूज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ये भी क्यों यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए। जब हु पर्सन के लिए यूज हुआ तो होम भी पर्सन के लिए ही नहीं यूज होगा। चलिए इसके एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द बॉय हुम आई लव। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, देखिए वही लड़का, मतलब हु रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो नाउन होता है उसके पहले हम क्या लगा देते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। चलो ये वही लड़का है जिसको मैं प्यार करता हूं, जिसको मैं प्यार करता हूं, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं, द वुमन, उस औरत को, होम जिसको आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था। मैं उस औरत को जानता हूं जिसको मैं तलाश कर रहा था। तो ठीक है, तो ये देखिए हुम किसके लिए आया है, ये हुम आया है वुमन के लिए। और जब वुमन के लिए आया है हुम, तो ये हुम किस केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। यहां भी हुम किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है,
ठीक है ना। तो ऐसे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आइए अब हम देखते हैं हुज के बारे में। करते हैं हुज के बारे में। हुज हमेशा किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि हु का ही पजेसिव केस क्या है? हुज है। ये एक क्या है? पजेसिव केस है और हमेशा पजेसिव केस में ही यूज होता है। ठीक है। आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूं हुज हस्बैंड। एक चीज इसमें देखिएगा, हुज के बाद में हमेशा आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिलता है। हुज के बाद में हमेशा कोई ना कोई आपको नाउन देखने को मिलेगा। देखिए, आई नो द वुमन, मैं उस औरत को जानता हूं हुज हस्बैंड, जिसका पति वॉज अरेस्टेड, जिसका पति क्या हो गया है? गिरफ्तार हो गया। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका या किसका। ठीक है ना। द सन, सूरज, हुज रेज, जिसकी किरणें क्या हो जाएगी? गिव लाइफ टू द अर्थ, है ना। गिव लाइफ टू द अर्थ इज सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, ये हुज रेज किसके लिए आया है? ये सन के लिए, जिसकी किरणें क्या देती हैं? जीवन देती हैं धरती को, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये वाला जो क्लास आया है, ये किसके लिए आया है? ये सूरज के लिए आया है। सूरज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। द सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हुज रेज, जिसकी किरणें गिव लाइफ टू द अर्थ। ठीक है ना। तो आइए अब हम बात करेंगे व्हिच के बारे में। हमने बात किया पजेसिव केस हुज के बारे में, और अब हम बात करेंगे व्हिच के बारे में, जो यूज होता है हमेशा पजेसिव केस में। और ये क्यों यूज होता है? थिंग्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। आई हैव लॉस्ट द बुक्स व्हिच आई बॉट यस्टरडे, मैंने वह किताब खो दी। देखो, वह किताब, इसका मतलब जो स्पीकर है उस किताब के बारे में वो जान रहा है। आई लॉस्ट द बुक, मैंने वह किताब खो दी। विच, जिसको, आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। ये विच किसके लिए आया है? ये द बुक्स के लिए आया है, जिसको मैंने कल खरीदा था। द हॉर्स, घोड़ा, मतलब वह घोड़ा। विच आई बॉट, जिसको मैंने खरीदा था, हैज वॉन द रेस, वह दौड़ क्या हो गया है? जीत लिया है। देखिए यहां पे अब आप कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है और आप इसके साथ विच लगा रहे हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में जितने भी थिंग्स हैं और जितने भी जानवर हैं वो सभी किसमें कंसीडर किए जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में, या थिंग्स में उनको कंसीडर किया जाता है। उन सबके साथ में क्या यूज होता है? विच यूज होता है। देखिए जैसे अभी इंडिया में क्या होता है, काऊ के साथ हमारा एक इमोशन जुड़ा हुआ है कि इसको हम जानवर नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स। और एनिमल्स के साथ में हमेशा क्या यूज होता है? विच। और लेकिन हम लोग उसको जानवर नहीं कहते, हम लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है। चलो ठीक है, हमें पता है गाय हमारी माता है, तुम्हें पता है गाय तुम्हारी माता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर को नहीं पता है ना गाय किसकी माता है। तो इसीलिए काऊ को हमेशा कहां कंसीडर किया जाता है? एनिमल में। और एनिमल के लिए हमेशा हम किस चीज का यूज करते हैं? विच के। लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक सेंस आ जाता है, जैसे डॉग के लिए हम हमेशा इट का यूज करेंगे। लेकिन जब इसके लॉयल्टी की बात होती है, जब इसके वफादारी की बात होती है, तब हम इसके साथ में ही का यूज करते हैं। वैसे आता है फॉक्स के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि ये एनिमल है और एनिमल के साथ में हमेशा एनिमल जैसा बर्ताव होता है। लेकिन जब इसके मक्कारी की बात होती है तब इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? सी यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ वन अनदर एंड ईच अदर। वन अनदर कहां यूज होता है और ईच अदर कहां यूज होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। वन अनदर यूज होगा अमंग, मोर देन, टू, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जो चीजें दो से ज्यादा यूज होती हैं और उसमें हमको पारस्परिक संबंध बताना है, तब वहां क्या यूज होता है? वन अनदर यूज होता है। और ईच अदर कहां यूज होता है? ओनली टू, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अरुण एंड वरुण, कितने लोग हैं? अरुण नाउन 1 एंड वरुण नाउन 2।
ठीक है, यहां पे सिर्फ दो लोग हैं, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की वो क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहां पे हमारा ईच अदर जो लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। पद्मा एंड रणवीर लव ईच अदर, पद्मा और रणवीर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईच अदर लगा हुआ है जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। दीज चिल्ड्रन ये जो बच्चे हैं, लव वन अनदर। देखिए दीज चिल्ड्रन, यहां पे दो बच्चे भी हो सकते हैं, यहां पे मोर देन टू भी हो सकते हैं, ठीक है ना, दो बच्चे भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर जब तक क्लियर ना हो बिल्कुल, देखिए चिल्ड्रन, दो बच्चों को भी हम चिल्ड्रन कहेंगे और दो से ज्यादा लोगों को भी हम क्या कहेंगे, चिल्ड्रन कहेंगे। तो यहां पे अगर वन अनदर दिया गया है तो वो भी सही है, अगर ईच अदर लिखा हुआ है तो वो भी सही है, ठीक है ना। चलिए, वी आर फोर फ्रेंड्स, जैसे यहां पे बिल्कुल क्लियर करके दिया गया है कि वी आर फ्रेंड्स, भाई वी आर फोर फ्रेंड्स, ये आप यहां पे ये भी दिया जा सकता था, वी आर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मतलब दो लोग भी हो सकते हैं, और यहां पे बिल्कुल क्लियर करके दे दिया गया है कि वी आर फोर फ्रेंड्स, हम चार दोस्त हैं, वी लव ईच अदर। तो यहां पे ईच अदर सही है कि गलत है, यहां पे ईच अदर गलत है, यहां पे क्या लग जाएगा, वन अनदर, ठीक है। तो ये रहा हमारा वन अनदर और ईच अदर का यूज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट।